एवरीवन, वेलकम टू मेडलैब सक्सेस। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने ना पिछली क्लास में स्केलेटल सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ लिया था विद डायग्राम्स। अब इस क्लास में हम एग्ज़ाम रेडी नोट्स के साथ स्केलेटल सिस्टम को और क्लियरली समझेंगे, प्लस याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे सारी की सारी बातें जानेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है। हमारी बॉडी को शेप देने में, सपोर्ट करने में, प्रोटेक्शन देने में और मूवमेंट करवाने में सबसे ज़्यादा हाथ होता है स्केलेटल सिस्टम का। मतलब हम जिस तरह से हम खड़े भी सिर्फ स्केलेटल सिस्टम की वजह से हैं, बोन्स की वजह से हैं। हमारे अंदर के जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है वो भी स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही प्रोटेक्ट है। लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इन सब के ऊपर एक कवरिंग होती है बोन्स की। और हमारी बॉडी जब मूव करती है तो हमारे जॉइंट्स वगैरह मूव करते हैं, उस वजह से हमारी बॉडी मूव कर पाती है। तो इसमें भी हाथ हमारे स्केलेटल सिस्टम का ही है। टोटल बोन्स जब न्यू बॉर्न होता है उसके पास होती है 300 और वो सारी की सारी जुड़ जाती है, और जब वो एडल्ट हो जाता है तो 206 बचती है। हमारा स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स एंड लिगामेंट से मिलके बना हुआ होता है। हमारी बोन्स के पास हार्ड मैट्रिक्स होता है, वो कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से होता है। मतलब हमारी बोन्स हार्ड कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से होती है। और उनके पास प्लायबल मैट्रिक्स भी होता है जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो होती है कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स की वजह से। अब हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स एंड लिगामेंट से मिलकर बना हुआ होता है। बोन्स आपको पता है एक हार्ड मैट्रिक्स होता है, मतलब प्रोटेक्शन वगैरह के काम आती है ना। तो बोन्स वाला पोर्शन हम इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद जो कार्टिलेज होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी के काम आती है। जॉइंट्स जो होते हैं वो मूवमेंट करवाने के काम आते हैं, एंड जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन्स को जोड़ने के काम आते हैं। तो ये जो कार्टिलेज, जॉइंट और लिगामेंट वाला ये जो तीनों टॉपिक है ना, इनके लिए मैं अलग अलग वीडियोस लाऊंगी और इन्हें अच्छे से डिटेल में अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। नाउ हम समझते हैं बोन्स को इन डिटेल। देखो, स्केलेटल सिस्टम के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है सपोर्ट करना। हमारी बॉडी खड़ी है, बैठी है, जैसी भी है, वो उसके अंदर एक फ्रेमवर्क है, उस वजह से वो उस पोस्चर में है। जैसे आपका घर होता है, उसमें सरिये हैं इसलिए वो खड़ा हुआ है। बाकी अगर वो ही ख़राब हो जाएंगे, मतलब जब नींव ही ख़राब हो जाएगी तो वो चीज़ कैसे स्टैंड रहेगी। तो हमारी बॉडी की जो नींव है वो है हमारा स्केलेटल सिस्टम। तो सपोर्ट करने का काम स्केलेटल सिस्टम का होता है, और ये बॉडी के पोस्चर को मेंटेन भी करता है। सेकंड काम होता है प्रोटेक्शन का। जैसे जो ब्रेन है उसको हमारा स्कल जो रहता है वो प्रोटेक्ट करके रखता है। ये जो हड्डी होती है हमारे ब्रेन के आसपास, वो उसे हम स्कल बोलते हैं, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। और ये जो रिब केज है ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे कि ये रिब्स के अंदर आपको दिख रहे हैं हार्ट और लंग्स। जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है, और पेल्विक ऑर्गन को पेल्विस प्रोटेक्ट करके रखता है, ये वाला। तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम भी स्केलेटल सिस्टम का ही होता है। उसके बाद मूवमेंट करवाने में भी स्केलेटल सिस्टम ही काम आता है। हमारी जो मसल्स होती है वो बोन्स को पुल और पुश करती है टू मूवमेंट करवाने के लिए। उसके बाद जो ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसे हम हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। ये बोन के अंदर एक रेड बोन मेरो होता है, उससे हमारी ब्लड फॉर्मेशंस होती है, सारी की सारी ब्लड सेल्स बनती है, जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, और येलो बोन मैरो होती है वो फैट को स्टोर करके रखती है।
अब अलग अलग बेसिस पर हमने बोन्स को क्लासिफाई करके रखा है उनके शेप के हिसाब से। तो लॉन्ग बोन्स होती है जिनकी लेंथ विड्थ से ज़्यादा होती है, उनके पास शाफ्ट होता है जिसे हम डायफाइसिस बोलते हैं, और एक एंड होता है उसे हम एपिफाइसिस बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन रहेगा इसे हम डायफाइसिस बोलेंगे, और ये जो एंडिंग वाला पोर्शन है इसे एपिफाइसिस बोलते हैं। लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल है फीमर, ह्यूमेरस, टिबिया और रेडियस। ये बोन्स कहाँ कहाँ पर होती है ये हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियरली डिटेल में समझ चुके हैं। तो यहाँ पे ये बस थ्योरी क्लास है, तो इसे मैं जल्दी जल्दी बस समझा के निकाल रही हूँ। तो इस क्लास को अच्छे से समझने के लिए आपको पिछली क्लास देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी नहीं भी देखी होगी तो यूँ भी समझ आ ही जाएगी, लेकिन अगर प्रॉपरली समझना है तो पिछली क्लास मस्ट वॉच। उसके बाद जो हमारी शॉर्ट बोन्स होती है वो क्यूब शेप की होती है, और ये लिमिटेड मूवमेंट को अलाउ करती है। ये हमारी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स वगैरह होती है जो कि हाथ और पैरों में होती है। जैसे कार्पल्स होती है हमारे रिस्ट में, और टार्सल्स होती है हमारी एंकल में। फिर आ जाते हैं हम हमारी फ्लैट बोन्स पे। ये थिन, फ्लैट और कर्व्ड होती है। ये प्रोटेक्शन और मसल के अटैचमेंट में काम आती है। इनका एग्जाम्पल है स्कल बोन्स, स्टर्नम, रिब्स एंड स्कैप्यूला। जो हमारी लॉन्ग और फ्लैट बोन्स होती है ना, जनरली इनके अंदर रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो पाया जाता है, जो कि हमारी सेल मतलब हिमेटोपोइसिस के काम आती है। अब हम बात करेंगे उन बोन्स की जिनका इरेगुलर शेप होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स शेप होता है। इनका एग्जाम्पल है वर्टिब्रे, मतलब वर्टिब्रल कॉलम में जितनी भी बोन्स आती है हमारी वो सारी छोटी छोटी बोन्स। उसके बाद हिप बोन्स जिनका इस टाइप का थोड़ा सा शेप होता है। उसके बाद फेशियल बोन्स। उसके बाद आ जाती है सेसमॉइड बोन्स की बात। सेसमॉइड नाम सेसमे सीड्स के ऊपर रखा गया है। तिल शेप की बोन्स होती है, ये टेंडन्स के अंदर डेवलप होती है, और पटेला इसका एग्जाम्पल है जो कि लार्जेस्ट सेसमॉइड बोन होती है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स की। अब देखो, जैसे जैसे हम कोई सा भी ऑर्गन या फिजियोलॉजी एनाट पढ़ते हैं ना, तो हर ऑर्गन के अंदर जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है और किस पार्ट को क्या बोलते हैं। वैसे ही हम बोन्स को भी देखेंगे कि किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो देखो, ये है हमारी एक बोन। इसका जो ये बीच वाला पोर्शन है, ये जो शाफ्ट है, इसे हम बोलते हैं डायाफाइसिस। और ऊपर और नीचे, अपर और लोअर दो एंड्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं एपिफाइसिस। और ये जो शाफ्ट है ये कॉम्पैक्ट बोन का बना हुआ होता है। इसके अंदर मेडुलरी कैनाल होती है जिसमें येलो बोन मेरो पाई जाती है, जो मैंने बोला था कि फैट कंटेन करती है। हम आगे समझ चुके अच्छे से कि येलो बोन मेरो और रेड बोन मेरो का क्या काम होता है। रेड बोन मेरो हमारी ब्लड सेल्स बनाती है। तो यही लिखा है कि ये शाफ्ट ऑफ बोन्स होती है, मतलब ये जो बीच का पोर्शन होता है ये होता है हमारा डायाफाइसिस, और मेडुलरी कैविटी कंटेन करता है जिसके अंदर हमारी येलो बोन मेरो होती है। उसके बाद आ जाते हैं हम एपिफाइसिस, अपर और लोअर एंड पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये कार्टिलेज से कवर होता है, मतलब ये एंड्स पे होता है ना, जॉइंट्स वाली जगह पे आ जाता है, तो ये कार्टिलेज से कवर होता है। अब आ जाता है हमारा मेटाफाइसिस। ये है हमारी एक लॉन्ग बोन, है ना, और ये जो हमारा शाफ्ट है इसे हम बोलते हैं डायाफाइसिस, और ये जो हमारे एंड्स हैं इन्हें हम बोलते हैं एपिफाइसिस, है ना। तो जो डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच की जो जगह रहेगी इसे हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि मेटाफाइसिस एक रीजन होता है डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच का। मतलब डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में जो जगह होगी वो हमारी मेटाफाइसिस होती है। ये एपिफाइजियल प्लेट कंटेन करती है जो कि ग्रोथ प्लेट होती है। ये हमारी बोन्स को मतलब ग्रोथ देने में काम आती है। उसके बाद आ जाता है हमारा पेरियोस्टियम। ये बोन्स की आउटर फाइब्रस कवरिंग होती है, और इसके अंदर ब्लड वेजल्स और नर्व्स होती हैं। और हमारी जो पेरियोस्टियम होती है ना,
ये पूरी की पूरी बोन्स को तो कवर करती है, लेकिन जॉइंट्स वाले पोर्शन को कवर नहीं करती है, क्योंकि जो जॉइंट्स वाली जगह होती है वहाँ पे हायलिन कार्टिलेज आ जाती है, जो कि मूवमेंट करवाने में काम आती है। उसके बाद आ जाता है हमारा एंडोस्टियम। ये इनर लाइनिंग होती है मेडुलरी कैविटी की। आउटर लाइनिंग हमने पिछले वाले स्लाइड में देख ली, पेरियोस्टियम थी जो। उसके बाद ये है हमारी बोन का डायग्राम। ये यहाँ पर है हमारा, ये जो शाफ्ट है इसे हमने बोला था डायाफाइसिस। उसके बाद ये है हमारा डायाफाइसिस, ये है हमारे दोनों एपिफाइसिस, ये है मेटाफाइसिस, और ये है हमारी आउटर लेयर जो कि ब्लड वेजल वाली थी, वो पेरियोस्टियम, और ये है हमारी इनर लेयर जो कि एंडोस्टियम। यहाँ तक आपको पूरा स्ट्रक्चर ऑफ बोन क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो है हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन। हमारी चाहे कोई सी भी बोन हो, देखो हमारी चाहे कोई सी भी बोन हो, वो सब दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। एक होती है कॉम्पैक्ट बोन और एक होती है स्पॉन्जी बोन। जैसे देख लेते हैं, ये है हमारी बोन। तो ये जो शाफ्ट वाला पोर्शन रहेगा ना, जो कॉम्पैक्ट बोन से बना हुआ होगा, उसे हम बोलेंगे कॉम्पैक्ट बोन। और ये जो फैला हुआ पोर्शन रहेगा ना, इसे हम स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। तो जो कॉम्पैक्ट बोन होती है वो हमारी डायाफाइसिस पे होती है, और जो स्पॉन्जी बोन होती है वो हमारी एपिफाइसिस पे होती है। अब हम समझेंगे कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। मतलब एक बोन, ये ऐसी हमारी बोन है, अब हम इसको काट के देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे हमारी कॉम्पैक्ट बोन के बारे में, जो कि डायाफाइसिस पे होती है, इधर वाले पोर्शन पे। जब हम इस बोन को बीच में से काटेंगे, कॉम्पैक्ट बोन को, तो वहाँ पे ढेर सारे हमें ऑस्टियंस दिखेंगे। ऑस्टियंस ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब आपने स्ट्रॉ देखी होगी ना, जूस वगैरह पीते हैं, ये जब ढेर सारे स्ट्रॉज एक साथ आ जाती है ना, मतलब ढेर सारे ऑस्टियंस जब एक साथ आ जाते हैं, स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर्स, तो उसे हम हेवेशियन सिस्टम बोल देते हैं। अब देखो हमारी जो बंडल ऑफ स्ट्रॉस था, मतलब बंडल ऑफ ये ऑस्टियंस जो था, उसमें से एक ऑस्टियन को निकाल के हम देखेंगे, तो ये है हमारा एक ऑस्टियन। उसके बीच की जो खाली स्पेस रहेगी उसे हेवेजियन कैनाल बोलते हैं। उसके बाद ढेर सारे ऑस्टियंस को जो मिलाने का काम करता है, इन्हें जो साथ में मिलाने का काम करता है, उसे लैमिले बोलते हैं। मतलब लैमिले मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि ला मिला दे, तो वो लैमिले। तो जो ढेर सारी ऑस्टियंस को मिला रहा है उसे हम लैमिले बोलते हैं। लैक्यूने स्पेस होती है इनके बीच की, ये जो ऑस्टियंस है ढेर सारे, इनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस बच जाती है, उसे हम लैक्यूने बोलते हैं। फिर आ जाता है हमारे कैनलकुलाई। ये कैनल मतलब ऐसा कैनल लिखा हुआ है, उससे ही समझ आ रहा है कि टाइनी चैनल्स होंगे कुछ तो, जो कि न्यूट्रिएंट और वेस्ट को ऐसे एक्सचेंज करने में काम आएगा। जो हमारी बोन सेल्स होती है उसे कनेक्ट करने के काम आता है कैनलकुलाई, और बोन सेल्स हमारी ऑस्टियोसाइट्स होती है। अब इसको विद डायग्राम समझेंगे हम। देखो ये है हमारी एक बोन, इसके शाफ्ट से डायाफाइसिस से एक छोटा सा पोर्शन निकाला है यहाँ पे, जिसमें आपको यहाँ पे ढेर सारे ये गोल गोल ऑस्टियंस दिख रहे हैं स्ट्रॉ जैसे, और उनमें से एक ऑस्टियन को आधा काट के जूम कर कर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है। अब देखो ये जो भी ऑस्टियंस है, इनको मिलाने का जो काम कर रहा है वो है लैमेले। ये रहा लैमेले, ये इंटरस्टिशियल लैमेले, और ये रहा लैमेले। मतलब ऑस्टियंस को जहाँ पे भी कनेक्ट करेगा, जैसे हमारी स्किन नहीं होती है सारे के सारे ऑर्गन वगैरह को कनेक्ट करने के लिए, वैसे ही बोन्स के अंदर लैमेले होता है जो कि सारी की सारी ऑस्टियंस को कवर कर रहा है, मतलब जोड़ के रख रहा है बिल्कुल एक साथ। और हमारी इस कॉम्पैक्ट बोन पर ये रही हमारी पेरियोस्टियम वाली लेयर, जिसके ऊपर हमारी सारी की सारी नर्व्स और वेन्स प्रेजेंट होती है।
जहाँ से ब्लड सप्लाई होता है। उसके बाद इसमें से ही एक एक ऑस्टियोन को निकाल कर जूम करके यहाँ पे बताया है, जिसमें जो सेंट्रल होलो पोर्शन था ना, ये जो दिख रहा है हमारा, ये है हमारा हैवर्जिन कैनाल। और ऑस्टियोन के बीच में जो छोटी छोटी स्पेस है उसे हम बोलते हैं लैक्यूने। यही जो छोटी छोटी स्पेस होती है लैक्यूने, यही हमारी ऑस्टियोसाइट को कंटेन करके रखती है, जो कि हमारी बोन सेल होती है। और यही पूरा की पूरा हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कवर हो गया है पूरा कॉम्पैक्ट बोन का। अब हम बढ़ेंगे हमारी स्पॉन्जी बोन की तरफ, जो कि अपर और लोअर एंड्स पे होता है एक बोन के। मतलब हमने बीच वाला पोर्शन पढ़ लिया है, अब ऊपर और नीचे वाला जो स्पॉन्जी एरिया है उसे हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक। अब देखो, स्पॉन्जी बोन जो होती है हमारी, वो एंड्स पर होती है हमारी बोन के, एपिफाइसिस पर। और हमारी जो कॉम्पैक्ट बोन थी वो हार्ड थी, पर हमारी जो स्पॉन्जी बोन रहती है वो लाइट रहती है, लो डेंसिटी की रहती है और थोड़ी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट बोन। तो यही जो फीचर्स रहते हैं ये सब मोर फ्लेक्सिबल बनाते हैं स्पॉन्जी बोन को कॉम्पैक्ट बोन के कंपैरिजन में। बोन मास का जो टोटल टोटल 100% रहता है, उसमें से 80% जो होता है वो हमारी कॉम्पैक्ट बोन कवर करती है, लेकिन फिर जो 20% बच जाता है वो हमारी स्पॉन्जी बोन होती है बोन मास के अंदर। और हमारी जो स्पॉन्जी बोन्स होती है वो लॉन्ग बोन्स के एंड पर और जॉइंट्स के पास में और वर्टिब्रे के अंदर की साइड पाई जाती है। मतलब स्पॉन्जी बोन यही वाला पोर्शन मोस्टली कवर करती है। और हमारी जो स्पॉन्जी बोन रहती है ये ट्रैपक्यूलस से मिलके बनी हुई होती है, इसीलिए हम इसे ट्रैपक्यूलस भी बोलते हैं। और मतलब ये थोड़ा सा जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बोनी प्लेट्स और रॉड से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब रॉड्स लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ होता है। ये इसके अंदर रेड बोन मेरो कंटेन करती है, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह को फॉर्म करने के काम आता है। और इसके अंदर हैवर्जियन सिस्टम नहीं होता है, मतलब इसके अंदर जो स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर्स थे ना, जिसे हम ऑस्टियोन्स बोल रहे थे, जो हमारी कॉम्पैक्ट बोन में थे, वो इसके अंदर नहीं होते हैं। अब देखो, ये है हमारी कॉर्नर्स की स्पॉन्जी बोन। इसको जब हमने जूम किया तो एक मतलब आपको रैंडमली अरेंज्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जाली जैसा, इसे हम बोलते हैं ट्रेबेकुले। इसका ऐसा जाली जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो मैकेनिकल स्ट्रेस को भी कंट्रोल कर लेता है। अब इसी एक ट्रैपक्यूले को हमने ऐसे माइक्रोस्कोपिक काट कर देखा है, तो इसी में लैक्यूने भी प्रेजेंट है, स्पेस बिटवीन दिस ट्रेबिक्यूले। और फिर ऑस्टियोसाइट्स हमारी बोन सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। फिर ये कैनिकुलाई जो कि वहाँ भी हमारी कॉम्पैक्ट बोन में भी थी, और ये लैमेले जो कि जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे सारी की सारी बोन सेल्स कितनी होती हैं और उनका फंक्शन क्या क्या होता है। तो हमारी जो ऑस्टियोब्लास्ट होती है वो बोन फॉर्मेशन में काम आती है, ऑस्टियोसाइट्स मेंटेन करती है बोन को, ऑस्टियोक्लास्ट बोन को रिजॉर्प्शन करने में काम आती है, यही मिनरल्स रिलीज़ करती है हमारी बोन मतलब ब्लड और टिश्यूज़ में। उसके बाद आ जाती है हमारी ऑस्टियोप्रोजेनेटर जो कि होती है स्टेम सेल्स, यही ब्लड फॉर्मेशंस में काम आती है, बोन मेरो के अंदर पाई जाती है। मतलब हमारी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज को फॉर्म करने का काम ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स का होता है, जिन्हें हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। उसके बाद ये रहा हमारी सारी बोन का मतलब बोन सेल्स का स्ट्रक्चर। अब हम समझेंगे बोन मेरो के बारे में। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि बोन मेरो दो टाइप की होती है, एक होती है रेड बोन मेरो और एक होती है येलो बोन मेरो। तो जो रेड बोन मेरो होती है वो हमारी ब्लड सेल फॉर्मेशन करती है और ये लॉन्ग बोन्स में पाई जाती है, जैसे कि स्टर्नम हो गई, रिब्स हो गई, वर्टिब्रा एंड पेल्विक बोन्स।
उसके बाद आ जाती है हमारी येलो बोन मेरो, जो कि फैट स्टोरेज में काम आती है, और ये भी लॉन्ग बोन के शाफ्ट में मतलब शाफ्ट के अंदर होती है, डायफाइसिस में। और जो रेड बोन मेरो होती है वो हमारी होती है एपिफाइसिस में। मतलब ये तो रटा ही गया होगा अब तक, इतनी बार बोल दिया है तो देखो, ये है हमारी बोन, ये है हमारी स्पॉन्जी, ये स्पॉन्जी बोन वाला एरिया जहाँ पे हमारी रेड बोन मेरो पाई गई है। उसके बाद ये है हमारा कॉम्पैक्ट बोन का एरिया जहाँ पे हमारी येलो बोन मेरो है। ये ये इसके अंदर फैट होता है, और रेड बोन मेरो हमारी रेड बोन सेल्स का मतलब आरबीसीज का फॉर्मेशन करती है, मतलब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जिसके अंदर स्टेम सेल्स वगैरह होती है। और येलो बोन मेरो का हमारा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, और हमारी जो रेड बोन मेरो होती है, मतलब हमारी जो स्पॉन्जी बोन होती है, वह ट्रैपक्यूले से मिलके बनी हुई होती है, जाली लाइक स्ट्रक्चर से, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेस को भी अच्छे से सह लेता है। उसके बाद आ जाता है हमारी स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, पर फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये इस लेक्चर में भी नोट्स के साथ आएगा। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो होता है फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड फ्यू कार्टिलेज, मतलब बोन्स और कुछ कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है, और ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है। ये मूवमेंट में काम आता है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम हमारी बॉडी की सेंट्रल एक्सिस ले लेते हैं, उसी से जुड़ा हमारा जो स्कल होता है और रिब्स स्टर्नम होती है और वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसको मिलाकर बनता है हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हुए जो होते हैं हमारे हाथ और पैर, उन्हें हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो जब न्यूबॉर्न होता है उसके अंदर 300 टोटल बोन्स होती है, और जब जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसके पास 206 एडल्ट के अंदर बोन्स बचती हैं। तो टोटल बोन्स हमारी 206 बची। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर 80 बोन्स आ गई, तो 206 में से 80 बोन्स हटी, तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के लिए बची है 126 बोन्स। अब इन्हें हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे। अब देखो, हमारा जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर टोटल 80 बोन्स है। वो डिवाइड है स्कल, हायोइड बोन, ईयर ऑसिकल्स, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो स्कल के अंदर टोटल 22 बोन्स होती है। तो जो हमारा स्कल रहता है वो डिवाइड होता है क्रेनियम और फेशियल बोन्स में। तो क्रेनियम के अंदर होती है 8 बोन्स। क्रेनियम हमारा सिर वाला पोर्शन होता है जिसके अंदर ब्रेन होता है। तो ये हार्ड कवरिंग होती है ब्रेन के ऊपर। तो सिर में सामने की साइड जो बोन आती है एक, उसे बोलते हैं हम फ्रंटल। उसके बाद उसके पीछे बीच की साइड आती है पैराइटल, 2 बोन्स। फिर आती है टेम्पोरल, उसके बाद आती है इथेमॉइड एक होती है, स्फिनॉइड एक, और ऑसिपिटल एक। पीछे की साइड होती है ऑसिपिटल, जिससे ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स निकलते हैं, और वो जो 2 कॉन्डाइल्स होते हैं उसी से हमारी वर्टिब्रल कॉलम जुड़ी हुई होती है, और उसी के अंदर फोरामेन मैग्नम होता है जिससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास होती है ब्रेन तक। उसके बाद आ जाते हैं हमारी फेशियल बोन्स पर। तो फेशियल बोन्स होती है हमारी टोटल 14। इसमें आती है हमारी नज़ल बोन 2। उसके बाद आ जाती है हमारी इन्फीरियर नेज़ल, पीछे की साइड होती है नाक के, वो भी 2 होती है। उसके बाद आ जाती है हमारी वोमर, वो भी थोड़ी सी अंदर की साइड होती है, नोज़ के इनर साइड एक होती है वो। फिर आ जाती है हमारी लैक्राइमल्स जो कि आँखों के पास होती है, वो भी 2 होती है। उसके बाद आ जाती है हमारी ज़ाइगोमैटिक, वो भी 2 होती है। उसके बाद पैलेटाइन जो कि हमारी ऐसे टंग के ऊपर होती है, वो भी 2 होती है। उसके बाद आ जाती है मैक्सिलरी जो कि जॉ के ऊपर की साइड होती है। और फिर आ जाती है हमारी मैंडिबल जो कि नीचे की साइड एक बोन होती है। फिर आ जाती है एक हायोइड बोन जो कि बेस होती है हमारी बकल कैविटी का, एक होता है। उसके बाद ईयर ऑसिकल्स पे आ जाते हैं। ईयर ऑसिकल्स में 3 बोन्स होती है हमारी, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी सारी की सारी बॉडी में।
तो ये एक साइड मतलब एक साइड के ईयर में एक एक होती है, तो दोनों साइड के ईयर में मिला के दो दो हो गई, तो टोटल 6 बोन्स होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टर्नम, जो कि वेंट्रली अरेंज्ड होता है चेस्ट में। ये एक होता है जिससे हमारी रिब्स कनेक्ट होती है। उसके बाद आती है हमारी रिब्स, जो कि टोटल 24 होती है। 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं हमारे चेस्ट में, जो कि हमारे हार्ट और लंग्स को बचाने का काम करती है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन्स होती हैं छोटी छोटी, जिसमें C7 सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1 एंड कॉकिक्स 1। होप इस फ्लो चार्ट से आपको बहुत इजी पड़ रहा होगा सारी बोन्स को याद करना। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये पिछले वीडियो में हमने ईयर का जो स्ट्रक्चर था, मतलब ईयर की बोन्स का स्ट्रक्चर था, वो नहीं देखा था, तो वो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। तो देखो, ये है हमारा मेलियस, ये है इनकस और ये है स्टेपिस, और स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी स्टेपिस, और लार्जेस्ट बोन थी हमारी फीमर। अब आ जाते हैं हम हमारे कॉमन नोट पॉइंट्स पे, जो कि एनसीईआरटी से निकाले हुए हैं। तो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स होती है, मतलब यूनिट से मिलके बनी हुई होती है, जिन्हें हम वर्टिब्रे बोलते हैं। और ये डॉर्सली प्लेस्ड होती है, मतलब पीछे की साइड होती है। और हर एक वर्टिब्रे के अंदर एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है, जिसे हम न्यूरल कैनाल बोलते हैं, जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। और जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की पहली बोन होती है, जिसे हम एटलस बोलते हैं, वो आर्टिकुलेट मतलब जुड़ती है ऑसिपिटल कॉन्डाइल से। और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और हेड को सपोर्ट देता है। और फोरामेन मैग्नम जो होता है वो लार्ज ओपनिंग होती है बेस ऑफ स्कल में, मतलब स्कल के बेस पर ऑसिपिटल बोन के नीचे, वेयर ब्रेन कनेक्ट्स टू स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ब्रेन जहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम हमारी रिब्स पे। हमारी रिब्स 3 टाइप्स की होती है, एक होती है ट्रू रिब्स, फिर आती है फॉल्स रिब्स एंड फिर फ्लोटिंग रिब्स। तो जो हमारी ट्रू रिब्स होती है वो पहले 7 पेयर होते हैं, जिसे हम वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी बोलते हैं। ये वेंट्रली मतलब आगे से तो स्टर्नम से कनेक्ट रहती है और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से भी कनेक्ट रहती है। फिर आ जाते हैं हमारी फॉल्स रिब्स पे। अब फॉल्स मतलब ही झूठा होता है, मतलब झूठे रिब्स। ये ऐसा लग रहा है कि ये सही हो सकती है, लेकिन असल में वो आधी सही और आधी गलत है। मतलब हमारी जो 8th 9th और 10th पेयर ऑफ रिब होता है ना, वो उसे हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब बोलते हैं, क्योंकि वो डॉर्सली मतलब पीछे की साइड से वो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट है, लेकिन आगे की साइड से वो हमारे स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है। मतलब ऐसा हमें लग रहा है कि ये आगे से जुड़ी हुई है, लेकिन आगे से ये स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं है। ये हमारी जो ट्रू रिब की 7th आखिरी जो रिब बचती है, उसकी हायालिन कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारी फ्लोटिंग रिब पे। फ्लोटिंग रिब उसके नाम से ही लग रहा है कि मतलब फ्लोट कर रही है, तैर रही है। तो हमारी जो 11th और 12th पेयर ऑफ रिब होता है ना, इसे हम डॉर्सली वेंट्रल रिब बोलते हैं, क्योंकि ये डॉर्सली मतलब पीछे की साइड से ये वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट है, लेकिन ये आगे किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं है, ये हवा में लहरा रही है। तो ये तीनों भी क्लियर हो गए। ट्रू रिब दोनों साइड से कनेक्ट रहती है, आगे से पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से और आगे से स्टर्नम से। जो फॉल्स रिब होती है वो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट है, पर आगे से स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि वो 7th रिब से कनेक्ट है, मतलब 7th रिब के कार्टिलेज से। और जो फ्लोटिंग रिब है वो हमारी पीछे से तो कनेक्ट है, लेकिन आगे से कनेक्ट ही नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर पे। जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है ना, उसमें हमारे हाथ और पैर आते हैं। तो इसे हम अब 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे।
एक तो अपर बॉडी, एक लोअर बॉडी। अपर बॉडी में हमारे हाथ आ जाएंगे, लोअर बॉडी में हमारे पैर आ जाएंगे। अब देखो, अब ये ऐसे आपस में अपने आप तो जुड़ा हुआ होगा नहीं, इसे जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ बीच में होगा, तो उन्हें हम बोलते हैं गर्डल्स। तो जो अपर बॉडी मतलब हमारे हाथों को हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से जोड़ेगा, उसे हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। इसके अंदर आती है हमारी स्कैप्यूला और क्लेविकल। स्कैप्यूला पीछे क्यूबॉइड स्ट्रक्चर की बोन होती है, जो कि पीछे की साइड होती है हमारी डॉर्सली, और जो क्लेविकल होती है वो हमारी वेंट्रली प्रेजेंट होती है। ये दोनों साइड होती है, लेफ्ट और राइट में, तो ये दो दो होती है। उसके बाद बात करेंगे हम फोर लिम्स की, हमारे हाथों की। तो हमारे हाथों में सबसे पहले आती है हमारी ह्यूमेरस, जो कि दो होती है, लेफ्ट और राइट में। उसके बाद आ जाती है हमारी अल्ना और रेडियस। तो जो रेडियस और अल्ना होती है, एक हाथ में दो, दूसरे हाथ में दो, तो टोटल 4 होती है। उसके बाद आ जाती है हमारी कार्पल्स, जो कि हमारे रिस्ट में होती है, वो टोटल 16 होती है, मतलब एक हाथ में 8, एक हाथ में 8। उसके बाद हमारी आ जाती है मेटाकार्पल्स, जो कि एक हाथ में 5 होती है, तो टोटल मिला के 10 हो गई। उसके बाद फेलेंजेस, जो कि एक हाथ में 14 होती है, तो टोटल मिला के 28 हो गई। तो इन सबको मिलाकर टोटल बोन्स हमारी अपर लिम्ब में आ जाती है 64। उसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारे लोअर लिम्ब पे, हमारे पैरों पे। तो पैरों में टोटल 62 बोन्स होती है। अब देखो, यहाँ पे हाथों में 64 थी, यहाँ पे 62 हो गई, क्योंकि जो पेक्टोरल गर्डल मतलब यहाँ के जो गर्डल थे ना पेक्टोरल, वहाँ पे एक बोन एक्स्ट्रा थी हमारी क्लेविकल, मतलब एक बोन एक्स्ट्रा है, मतलब जो पेक्टोरल गर्डल है वहाँ पे 2 बोन्स प्रेजेंट है, लेकिन जो पेल्विक गर्डल है वहाँ पे एक ही बोन प्रेजेंट है, कोक्सियल बोन। तो जो कॉक्सियल बोन है वो हमारी 2 होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। उसके बाद हिंड लिम्ब पे आ जाते हैं हमारे पैरों पे। तो हिंड लिम्ब में टोटल 60 बोन्स होती है। तो सबसे पहले आ जाती है फीमर, जो कि हमारी लॉन्गेस्ट बोन है, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो टोटल 2 बोन। पटेला, जो कि नी के ऊपर कवरिंग होती है जॉइंट पे, वो भी दोनों साइड होती है एक एक, तो 2 हो गई। उसके बाद टीबिया फिब्यूला, टोटल 4, एक पैर में 2, दूसरे पैर में 2। उसके बाद टार्सल्स, 7 दोनों पैरों के एंकल्स में। उसके बाद मेटाटार्सल्स, जो कि 5 है। उसके बाद फेलेंजेस, जो कि 14 है। यही हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम भी ख़त्म होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट आर बोन्स। अब हम समझेंगे डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हुए। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो जब डिक्रीज़ हो जाती है बोन डेंसिटी, उसे बोलते हैं। उसके बाद रिकेट, जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चों में, उसे रिकेट्स कहते हैं। उसके बाद ऑस्टियोमेलेसिया, यहाँ पे भी जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी एडल्ट्स में होती है उसे ऑस्टियोमेलेशिया बोलते हैं, और रिकेट्स जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी चिल्ड्रंस में होती है। उसके बाद जब बोन टूट जाती है उसे हम फ्रैक्चर बोलते हैं, और एर्थराइटिस मतलब जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे एर्थराइटिस बोलते हैं। अब क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस समझेंगे बोन मतलब स्केलेटल सिस्टम को समझने की। इससे हम बोन मेरो एग्जामिनेशन समझ सकते हैं, सीरम कैल्शियम फॉस्फोरस वगैरह के टेस्ट के बारे में समझ सकते हैं, अल्केलाइन फॉस्फेटेस के बारे में समझ सकते हैं, और फ्रैक्चर हीलिंग स्टेजेस पता चलती है हमें इससे, मतलब इसे पढ़ने से। हम बोन्स के बारे में सब कुछ कवर कर चुके हैं, एवरीथिंग इस लेक्चर में। और प्रीवियस 2 लेक्चर ज़रूर देखना, अगर वो दोनों देखे होंगे तो ये वाला तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें प्रॉपर नोट्स के साथ हमने पढ़ा है। हमारे जॉइंट्स, लिगामेंट्स और मसल्स बच चुके हैं, तो वो अलग अलग करके लेक्चर्स आएंगे। अलग अलग वीडियोस में हम डिटेल में उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने बोन्स का इस लेक्चर में पढ़ा है। होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो एट द एंड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ कोई डाउट है आपको या कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो या नोट्स रिलेटेड कोई क्वेरी हो
तो आप मुझसे मेडलैब सक्सेस करके इंस्टाग्राम पर भी आईडी है, उस पर भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।